अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। हुकूमत आइन में तरमीम करने के बाद अब अहम कानून साजी के लिए तैयारी कर रही है। इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे से मुतल्लिक बिल कौमी असम्बली में जुम्मे को पेश किया जाएगा और ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 जो है वो हो सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में भी तब्दीली मतवक्के है। आज सेनेट के इजलास में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने हुकूमत को खबरदार किया कि सोच समझ कर कानून साजी करें, चूँकि कल को ये कानून आपके ही खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। अभी 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई है और 27वीं तरमीम की भी बात हो रही है। अगर तो इसका जवाब यही है कि आप का जब दिल चाहे आप उठा के तरमीम कर दें, उससे क्या होगा? वक्ती तौर पे आपको फायदा मिल जाएगा, लेकिन यही कवानीन जो कि आप इस वक्त पास करा रहे हैं, ये कल आपके गले में होंगे। ये ना समझे कि हम पाकिस्तान, आप हमेशा हुकूमत में रहेंगे और हम हमेशा अपोजिशन में रहेंगे। ये चीजें, ये वक्त का पहिया जो है तो बड़ा जालिम होता है, इसलिए ये सोच समझ कर ये बात किया करें, सोच समझ कर कानून साजी करें, क्योंकि आप अपने ही जाल में फंस सकते हैं और फंसेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट करके कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं और अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी नूरा कुश्ती कर रहे हैं और ये सब इमरान खान की मर्जी से हो रहा है। क्या बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से जो एक तासुर है, डील का तासुर है, क्या वो ठीक है? और क्या आने वाले दिनों में इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन हो सकेगी? इसी हवाले से हमने बात करने के लिए दावत दी है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर अली ज़फ़र को। आप सीनियर वकील भी हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर भी रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जो है ऐसा लग रहा है कि एक नहज पे जा रहा है, एक सिमत इख्तियार कर गया है। ऐसा लग रहा है कि आसमा जहांगीर ग्रुप जो है वो जीत जाएगा। आपने, PTI ने 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत की, मगर क्या इस जीत के बाद ऐसा लग रहा है कि वकला ने 26वीं आईनी तरमीम को कबूल कर लिया? जी देखें, जो यकीनी तौर पे अगर ये फैसला, जो अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे तो नज़र आ रहा है कि एक ग्रुप जीत रहे हैं। दूसरे ग्रुप जो थे उनका एक मौक़िफ़ ये था कि हम 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये एक उनका स्लोगन था। और अगर ये फैसला आता है इसके अगेंस्ट, तो फिर नेचुरली एक बहस तो छिड़ेगी और उस बहस में ये एक मौक़िफ़ ज़रूर वज़न रखता है कि आपका जो वकला, जो सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं, सीनियर वकला हैं, उन्होंने ये 26वीं तरमीम को एक्सेप्ट कर लिया है और वो चाहते हैं कि इसके तहत काम और कार्रवाई आगे चलाई जाए। तो ये एक तासुर मिलेगा, लेकिन उसके साथ आप वो नहीं इग्नोर कर सकते जिन लोगों ने दूसरी साइड पे वोट किया। इसके बावजूद कि मगर ये भी कहा जा रहा था ना, हामिद खान ग्रुप साहब जो है वो ये कह रहे थे कि जी हम एक तहरीक चलाएंगे 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। फिर ये भी कहा कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, उसके खिलाफ भी एक तहरीक चलेगी। तो तहरीक अब चलेगी कि नहीं चलेगी, इज द क्वेश्चन। देखिए, तहरीक तो चल सकती है, उसको तो आप नहीं रोक सकते या उसको इसके साथ आप नहीं टाई इन कर सकते जो इलेक्शन का रिजल्ट है। लेकिन वो तहरीक एकदम नहीं चलती। तहरीक जो हैं, उन तहरीक का आप तारीख में देखें तो जो तहरीकें हैं वो एक मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता उनको मिलता है और फिर वो बढ़ती हैं। फिलहाल तो यही नज़र आता है कि अगर ये इलेक्शन का रिजल्ट इस तहरीक के खिलाफ होगा तो फिर वो तहरीक अगर चलानी है तो उसमें और दिक्कतें आएंगी और वो और मज़ीद वक्त लेगा। इमरान खान साहब के साथ आपकी मुलाकात होती रहती है, सुना है आखिरी बार वो बहुत नाराज़ थे और उन्होंने कहा कि जो भी मेरा प्लान होता है उसके ऊपर आप पूरी तरीके से अमल दरामद नहीं करते। उस मुलाकात के अंदर आप भी मौजूद थे। क्या दुरुस्त है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो एक मार्च किया था इस्लामाबाद की तरफ, वो समझते थे कि वो नाकाफ़ी था और वो फेल हो गए थे अपने मकसद में? देखें, जहाँ तक खान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी कुछ पिछले दिनों में, कुछ 3-4 बार इकट्ठे हुई है, लेकिन जो पहली मुलाकात थी जिस दिन वो बिल्कुल ही आइसोलेटेड थे, जिस दिन जब उनके पास कोई
खबर नहीं थी कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि उनको एक बंद कमरे में एक कैद किया हुआ था, उनको बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं थी और कोई किसी किस्म की उनके सामने न्यूज़पेपर या कोई खबर नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। तो उस वक्त उनको जब मिला मैं, तो मुझे हैरानगी हुई कि उनको बिल्कुल नहीं पता था कि क्या हुआ है इस्लामाबाद में, क्या हुआ है वो जो लाहौर की कॉल थी, क्या हुआ है। उनको ये भी नहीं पता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज आया है, उनको ये भी नहीं पता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज में क्या मसाइल आ अखबार रहे नहीं हैं। उनको वहां पे मुयस्सर होता, उनको बिल्कुल आइसोलेट किया हुआ था और ये एक तरह से टॉर्चर है। तो उनको जब हमने बताया और बताने के बाद उनको जब हमने सारी खबरें दी, तो फिर उनको ख्याल आया। तो मेरा नहीं ख्याल कि आहिस्ता आहिस्ता उनको जब खबरें मिली तो फिर उन्होंने अपना कोई व्यू पॉइंट दिया होगा, लेकिन पहले दिन वाली खबर बिल्कुल गलत है। पहले दिन उन्होंने कोई नाराजगी नहीं की थी, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि क्या हुआ है। वो तो हमने मगर ये एक तासुर है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि आप एहतजाज करें और एहतजाज के नतीजे में प्रेशर बने हुकूमत के ऊपर और उसके नतीजे में उनको रिहाई मिले। इज दैट व्हाट ही वांट्स? वो बिल्कुल दुरुस्त है। वो कहते हैं कि आज़ादी के लिए आपको बाहर आना चाहिए, और उन्होंने बार बार लीडरशिप को ये कहा है, मेरे सामने भी कहा है और बिल्कुल कहते रहते हैं हर वक्त के ये जो सारा आज़ादी है ये आपको कुर्बानियां दे के ही मिलेगी। आप खाली घर बैठ के आपको आपके मकसद नहीं पूरे होंगे। इस वक्त इमरान खान साहब की क्या तासुरात हैं या किस किस्म का उनका मोराल है, उनका स्पिरिट क्या है? लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों से जो मुलाकात की है तो उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत बुरी तरीके से रखा गया है, काली कोठरी में रखा गया है। क्या वो मायूस होते जा रहे हैं या वो कहते हैं, क्या तवक्को है अपनी पार्टी से कि वो बाहर निकलें, प्रोटेस्ट करें, रैलीज़ करें, ये तवक्को है? ये देखें, मैं बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं कि उनको एक तरह से जहनी टॉर्चर देने की फुल कोशिश की गई है। उनको रखा गया है बंद कमरे में, एक्सरसाइज भी नहीं करने दी, बाहर ही नहीं निकाला कुछ दिनों से, और उनको उनकी बिजली भी बंद रही। वो 6 बजे से लेके सुबह तक, जब तक सूरज की रोशनी नहीं आती, वो अंधेरे में ही बैठे रहे। वो कह रहे थे कि मुझे पढ़ने की आदत है, मैं पढ़ भी नहीं सकता क्योंकि मुझे ये मसाइल हैं। अब शायद खोल दिया है। कल जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा कि अब उनको नॉर्मल हालात कर दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले उनको 15-20 दिन जो था पूरा इस तरह टॉर्चर सिचुएशन में रखा गया। जी, तो आप उनको मुसलसल मिलते रहे हैं। उनकी जो साबका बीवी हैं जमाइमा गोल्डस्मिथ, उन्होंने इसका इजहार किया कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। वो ऐसे बयानात क्यों दे रही हैं? देखिए, वो तो इमरान खान साहब ने नहीं कहा। उनसे पूछा भी गया था कि आपका ऐसा तो कोई सिचुएशन, उन्होंने ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली इसी तरह बताया उन्होंने कि ये मसाइल है। मैं जब उनको आज मिला तो मेरा फिर ख्याल था, कल मिला जब मेरा ये ख्याल था कि अब थोड़ा सा शायद वो घबराए हों, लेकिन मैंने देखा कि उनका तो हौसला उससे भी डबल हो गया है और वो कह रहे थे कि मैं इन चीज़ों से नहीं घबराऊंगा, आज़ादी के लिए आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और वो उन्होंने ये भी बार बार मुझे बताया कि वो एक तरह से अगर आप आज़ादी नहीं है तो आप चूंटियों की तरह आप रींगते हैं और वो रींगने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हम पीटीआई के ऊपर नज़र दौड़ाएं, पीटीआई पार्लियामेंट से बाहर जो कारकर्दगी रही है पीटीआई की, उसके अंदर हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर आपके कुछ लोग हैं जिन्होंने उसके हक़ के अंदर पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट डाला है और उनके नाम भी अब सामने आ गए हैं। आप लोगों की एक अहम मीटिंग भी हुई है उस हवाले से। तो कल ही हमारे शो के ऊपर मरवत साहब भी थे, शेर अफजल मरवत साहब, और उन्होंने ये बयान दिया कि 21 लोग आपके जो थे वो 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट डालने के लिए तैयार थे। क्या आपको इन लोगों के नाम पता हैं, और अगर पता हैं तो फिर इसके ख़िलाफ़ पार्टी क्या करेगी? देखिए, 21 का नंबर तो शायद थोड़ा दुरुस्त ना हो, लेकिन यकीनी तौर पे काफ़ी लोग थे जो उस वक्त तैयार थे और हमें इत्तला थी कि वो शायद वोट डालेंगे, लेकिन उनको मुझे लगता है रिजर्व में रखा गया है और सिर्फ वोट दिलवाए गए हैं जितने ज़रूरी थे। तो जिन्होंने तो वोट डाले हैं
वो तो यकीनी तौर पे डिस्क्वालीफाई होंगे, क्योंकि यही आर्टिकल 63A कहता है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन्होंने वोट नहीं डाले लेकिन हमें इत्तला है कि वो इन्वॉल्व थे, उनको या शक है कि वो इन्वॉल्व थे, उनको शो कॉज नोटिस हो गए हैं। ज़ाती तौर पे मेरा ये यकीन है कि जब तक आपके खिलाफ कोई चीज़ साबित ना हो जाए, ये इल्ज़ाम ही होता है और शक ही होता है, तो हमारे जो जिनके ऊपर शकूक हैं उनके खिलाफ तो हम कार्रवाई करेंगे और उनको एक चांस देंगे कि अपना वो एक्सप्लेनेशन दें, अपनी सफाई पेश करें। और अगर वो सफाई में ना मंजूर हुई तो फिर हम उनको पार्टी से निकालने का भी नोटिस दे सकते हैं। एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बात चली है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, चूँकि आपके कॉलीग के ऊपर है, 2 कॉलीग्स हैं आपके, और उसके ऊपर एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो PTI से मुंसलिक है, उन्होंने लिखा कि आई जस्ट स्पोक इन डिटेल विद सर फैसल सलीम, जो आपकी पार्टी से मुंसलिक है। ही सेड आई हैव बीन इन PTI सिंस 1997. On the 16th, only Shibli Faraz knew my location. He insisted several times to share it with him. And when I did, I was abducted from there within minutes. I have the screenshots and voice notes. इस पे आप क्या कहेंगे? जी देखिए, उन्होंने जो मुझे आपने जो अभी सुनाया उससे जो मुझे समझ आई वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं उसको उर्दू में एक्सप्लेन करूं, मैंने बताया था शिबली साहब को, और शिबली साहब ने लीक कर दी इंफॉर्मेशन और वो कुछ लोग आके उनको पकड़ के ले गए। जी, ये अगर उनकी बात दुरुस्त है तो ये आप सामने लेके आए मौक़िफ़ और हम सुनने को तैयार होंगे। लेकिन वो उनका एक डिफेंस है, उन्होंने एक अपनी सफाई पेश की है, उनको आके सामने ये चीज़ की जो सफाई है उसके ऊपर पेश करना चाहिए अपना मौक़िफ़। लेकिन जब आएंगे, जिस वक्त ये ट्वीट तो अपनी जगह एक होती है सोशल मीडिया पे, लेकिन जब वो आएंगे तो फिर ही हम उस पर कोई कार्रवाई कर सकेंगे या फैसला कर सकेंगे। और उन्होंने आज ही लीव के लिए अप्लाई कर दिया था, तो वो शायद इस वक्त किसी को अवेलेबल नहीं है। हमने भी कोशिश की कि उनसे रब्ता करने की, मगर वो किसी के राब्ते में नहीं है। बहुत सारे अहम सवाल अली ज़फ़र साहब से पूछने हैं। उनसे ये भी पूछना है कि क्या उनकी पार्टी जो है वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने पहले पार्लिमानी कमेटी से तो माजरत कर ली थी, मगर अब क्या जुडिशल कमीशन का हतमी तौर पे हिस्सा बनने जा रहे हैं? बड़ा अहम सवाल है, वक्फे के बाद पूछेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं सेनेटर अली ज़फ़र, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैम लीडर हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। अली ज़फ़र साहब, जुडिशल कमीशन जो है अब वो तश्कील दिया जाएगा, ये बताइए कि उसके अंदर आपकी पार्टी जो है वो हिस्सा बनेगी, चूँकि जुडिशल कमीशन के ज़रिए ही तमाम जजेस की तैनाती होगी। जी बिल्कुल बनेगी और बनना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत अहम कमेटी है और इसमें मैंने बड़ा भरपूर तरीके से वाज़े किया है पार्टी को कि हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए और हमने फैसला कर लिया है कि हम इसका हिस्सा बनेंगे। अच्छा, सो जो पहला जो आपका एक फैसला था कि पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, उसके अंदर आपकी क्या राय थी? देखिए, मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता। मेरी राय उस वक्त यही थी कि हमें उसका भी बायकॉट नहीं करना चाहिए और हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो फैसला पार्टी ने किया था उस वक्त कि हमें हिस्सा नहीं बनना, तो मैंने फिर उसको माना और उस पर हम नहीं हिस्सा, हालांकि मैंने नॉमिनेट किया था पार्लियामेंट्री लीडर के तौर पे, लेकिन फिर हम उसका हिस्सा नहीं बने। लेकिन अब मेरा ख्याल है जो पहले वाली फैसला था उसको तब्दील करने में हम कामयाब हो गए हैं और इंशाल्लाह मिशन का हिस्सा बनेंगे। जून 27, 2024 को आपने एक ट्वीट की और आप काफ़ी पुरुमीद थे। आपने कहा कि ऑप्शंस ऑफ कीपिंग इमरान खान इन जेल हैव फिनिश्ड, दोज हु ट्राई टू डिले जस्टिस हैव फेल्ड, आफ्टर ईदर डिसीजन देयर विल बी नथिंग स्टॉपिंग हिम फ्रॉम फ्रीडम। आप इमरान खान साहब के कुछ केसेस करते रहे हैं, लोग बार बार ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को तो रिहाई हो गई, हालांकि तोशा खाना केस में उनका भी नाम था। तो इसकी क्या वजह है कि खान साहब की नहीं हो रही? क्या बुशरा बीबी की जो रिहाई है वो एक डील का हिस्सा है, जैसे कि बार बार फैसल वाउडा साहब कहते हैं? जी, पहला आपके दूसरे सवाल का जवाब दे दूं, डील का हिस्सा नहीं है। मेरा ख्याल है उनके इमरान खान साहब को तो पता भी नहीं था कि वो उनकी ये बेल एप्लीकेशन की बहस हो रही है, और उनका जब ऑर्डर आया उस वक्त भी नहीं उनको पता था।
लेकिन उनकी जो रिहाई है वो एक्चुअली मेरिट्स पे है, और मेरिट्स पे उनकी रिहाई बिल्कुल बनती थी, क्योंकि उनके खिलाफ केसेस जो थे वो बिल्कुल बेबुनियाद थे, उनमें कोई सच नहीं था। इसलिए वो बेल पे दुरुस्त तरीके से बाहर हैं, कोई डील का हिस्सा नहीं। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से अभी भी 2 केसेस सिर्फ रह गए हैं जिनकी मैं जिक्र करता हूँ अभी 1 सेकंड में, लेकिन उनके अलावा सारे केसों में उनकी या तो केसेस वो ख़त्म हो गए हैं, या उनकी कन्विक्शन ख़त्म हो गई है, या सेंटेंस सस्पेंड हो गया है, मुअत्तल हो गया है, या वो उनमें बेल हुई है। सिर्फ 2 केसेस हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। एक तोशाखाना जी और तोशाखाना 3, उसको मैं तोशाखाना 3 कहता हूँ। ये तोशाखाना 3 अभी फाइल हुआ है। तोशाखाना 3 में भी उनकी बेल की आज लगी हुई थी एप्लीकेशन हाई कोर्ट में, और कुछ देर के लिए वो मुलतवी हो गया क्योंकि उसमें रिजल्ट्स नहीं, वो रिकॉर्ड नहीं आया। और इसी तरह अल कादिर केस में जो अभी तक बेल हुई है उसका फैसला आना है, लेकिन एक एप्लीकेशन दी हुई है हाई कोर्ट में कि जितनी शहादत आई है उस शहादत के मुताबिक केस चूंकि नहीं बनता तो उसमें भी उनको बरी किया जाए। उसकी भी आज समाप्त थी उस केस की, और वो भी कुछ देर के लिए डिले हुआ है। इसके अलावा कुछ 3-4 केसेस हैं जो कि लाहौर में हैं, जो अक्टूबर में जो हुआ था उसमें बिल्कुल बेबुनियाद केसेस फाइल हुए हैं। उसमें भी बेल हो जाएगी बहुत जल्द। तो मेरा ख्याल है हम कोशिश तो करते हैं, हम तकरीबन करीब पहुंच जाते हैं उनको निकालने में, फिर नए केसेस बना दिए जाते हैं और फिर एक कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन अब अगर आप बिल्कुल इंसाफ के मुताबिक अगर सारा कुछ आगे चलता है तो फिर इंशाल्लाह नवंबर के महीने में मुझे उम्मीद है कि सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि देखना ये होता है हमने कि इंसाफ नीचे से केस ना बन जाए, इंसाफ ऊपर से मिलता है और कितने नए केसेस बनाए जाते हैं। 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर अगर आप आएँ, चूँकि यू वेयर 2 हैट्स, आप पॉलिटिशियन भी हैं, आप वकील भी हैं, 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर पीटीआई का क्या रद्द-ए-अमल होगा, और क्या 26वीं आईनी तरमीम को आप चैलेंज करने जा रहे हैं अदालत में? जी, मैंने सुना है कि हम शायद चैलेंज करने जा रहे हैं। मेरे से मुशावरत इस पे नहीं हुई, क्योंकि एक इशू ये आएगा कि आप चैलेंज कहाँ करेंगे, आप उसी आईनी अदालत या उसी आईनी बेंच के सामने करेंगे जो इस 26वीं तरमीम के सामने के तहत बना था। तो बड़ा एक मुश्किल इशू होगा कि आप उसी बेंच के सामने कहेंगे कि आप जो हैं आप गैर आईनी हैं। लेकिन बहरहाल सुना ये है कि वो शायद हम अभी मुशावरत हो रही है, जब मेरे साथ मुशावरत होगी तो फिर हम फैसला करेंगे कि हमने फाइल करना है कि नहीं करना। लेकिन 27वीं तरमीम जो है, मेरी नज़र में 27वीं तरमीम जब ये 26वीं आ रही थी तो मुझे नज़र आ रहा था कि इस 26वीं तरमीम में जो पूरा मकसद है इस हुकूमत का वो पूरा नहीं हो रहा। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि अब आप 27वीं तरमीम भी लेके आएंगे, 28वीं भी लेके आएंगे, जब तक कि आप बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म ना कर दें और जब तक आप आइन को तोड़ ना दें। मेरी नज़र में 27वीं तरमीम जो है वो आइन को बहुत नुकसान पहुँचाएगी। हालांकि डिनाई किया है अभी रिसेंटली लॉ मिनिस्टर साहब ने कि वो नहीं लेके आ रहे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनको भी पता नहीं, ये 27वीं भी और 28वीं भी तरमीम लाने की कोशिश हो रही है जी। और अगर पीटीआई आगे बढ़े और आपने कहा कि जी हम इसके खिलाफ मुजाहरे करेंगे, किस किस्म के, किस नौयत के मुजाहरे होंगे? क्या जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब माजी में करते रहे उस तरह होंगे? चूँकि मुझे पता है उसके खिलाफ बहुत सारे पीटीआई के अंदर से आवाज़ें उठी हैं कि शायद ये ठीक तरीके से मुजाहरा नहीं हो रहा, या आपने कोई और प्लान बनाया है? देखिए, अभी तो देखना है कि 27वीं तरमीम क्या आती है क्या नहीं आती, फिर उसके ऊपर फैसला करेंगे। अगर तो आइन उसमें बिल्कुल तोड़ा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म किया जा रहा है तो यकीनी तौर पे मुझे कम से कम यकीन है कि पूरी कौम फिर उठाएगी और ये नहीं होने देगी। तो डिपेंड करता है कि वो क्या लेके आ रहे हैं और कब लेके आ रहे हैं और किस तरीके से लाएंगे। अगर वो जेन्युइन कोई अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मसलन वो चाहते हैं कि ये 26वीं तरमीम ख़त्म करनी है, तो हो सकता है हम उनके साथ बैठ भी जाएं और बैठ के 26वीं तरमीम जो है ख़त्म कर दें। लेकिन अगर उनको मज़ीद इसमें ऐड करनी है चीज़ें
और तब्दीलियां लानी है ताकि सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो जाए या हमारे जो बुनियादी हकूक़ है ख़त्म हो जाए, तो फिर हम नहीं, सिर्फ पूरी कौम इसको अपोज करेगी। और जुम्मे को जो तरमीम आ रही है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में, जहाँ पे जजेस की तादाद बढ़ाने जा रहे हैं, जाहिर है उसको तो आप अपोज करने जा रहे हैं, एम आई राइट? देखिए, मैं उसको क्यों अपोज कर रहा हूँ उसको ही पूछ लीजिए। मैं इसको इसलिए अपोज कर रहा हूँ क्योंकि अगर मौक़िफ़ ये है कि हमें मज़ीद जज चाहिए क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, तो फिर ये बड़ा अच्छा मौक़िफ़ है, लेकिन फिर इसको शुरू करें पहले आप सिविल कोर्ट से, पहले आप नीचे से शुरू करें जहाँ लाखों केसेस पेंडिंग हैं, वहाँ ज़्यादा जजेस बढ़ाएं, फिर हाई कोर्ट में आए जहाँ बहुत सारे लाखों केसेस पेंडिंग हैं और वहाँ तो पॉइंट जो सीट्स हैं वो भी खाली हैं, पहले उनको पुर करें, फिर आप आके सुप्रीम कोर्ट में आए। तो मुझे जब ये कहा जाता है कि जी सुप्रीम कोर्ट में हम तादाद बढ़ा देते हैं, तो मुझे उसकी मंतक नहीं समझ आता कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्यों इतना कंसंट्रेट कर रहे हैं, जबकि जब लोअर कोर्ट्स को नहीं। आप नीचे से शुरू करें। राइट, फेयर इनफ। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, इधर छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, कहीं ना जाइएगा क्योंकि बहुत ही दिलचस्प सेगमेंट हमने आपके लिए बचा के रखा हुआ है। वक्फे के बाद आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज ही इस्लामाबाद की इंसादी दहशतगर्दी की अदालत ने वकील ईमान मज़ारी और इनके शौहर हादी चट्ठा को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। ईमान मज़ारी और इनके शौहर को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था और इन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के दौरे के दौरान कार सरकार में मुदाखलत की थी। आज की समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने ईमान मज़ारी और हादी अली के 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि मुल्ज़िमान ने इंटरनेशनल टीमों की सिक्योरिटी को ख़तरा पहुंचाया, जबकि ईमान और हादी के वकला ने अदालत को कहा कि हादी अली के हाथापाई एक शख्स के साथ हुई जो वर्दी में नहीं था। उस वक्त हमारे साथ जो है हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद है ईमान मज़ारी की वालदा डॉक्टर शिरीन मज़ारी फ़ोन पे हमारे साथ हैं और इनके वकील जो हैं एहसन पीरज़ादा, जो आज अदालत में भी थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले एहसन, आपकी जानिब ये बताइए कि जो कार सरकार में मुदाखलत की दफ़ात लगाई है, उसके अलावा भी 780A की दफ़ात लगा दी है जी दहशतगर्दी की। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जहाँ तक मैं लेट मी स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग कि ईमान में हम सारे लॉयर्स जो हैं बिलीव करते हैं कि हर बंदे के साथ कानून के मुताबिक से सलूक होना चाहिए और अगर कोई बंदा को गलती करे तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, बट प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, परसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए। आप ईमान मज़ारी एक दहशतगर्द नहीं है। ईमान मज़ारी ने अगर कार सरकार में मुदाखलत की है तो कानून के मुताबिक अगर कोई उसके ऊपर दफ़ात लगती हैं, गवर्नमेंट समझती है, तो आप ज़रूर उसको प्रोसिक्यूट करें। बट 780A का लगाना इज़ एब्सोल्युटली शॉकिंग एंड आई मस्ट से कि ये कंडेम करना चाहिए हर उस इंसान को जो रूल ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस के ऊपर यकीन रखता है। देखिए 780A के तहत सज़ा क्या है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट या सज़ाए मौत। सजाए मौत, आप ईमान मज़ारी को बेसिकली उम्र कैद और सजाए मौत। आप ईमान मज़ारी को और उसके जो हस्बैंड हो उसकी एक स्कफल को, जो कि प्लीज़ नोट दैट जिस जेंटलमैन के साथ उसकी स्कफल हुई है वो वर्दी में नहीं था, उसने सादा कपड़े मलबूस किए, सादा कपड़ों में था। और हम शॉक्ड हैं कि हमारे जो ऑनरेबल जज हैं उन्होंने 3 डेज़ का रिमांड मंजूर किया। और उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने, जब प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हम लोगों ने हमें ये रिमांड इसलिए चाहिए क्योंकि हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि वीडियो के अंदर कौन लोग हैं, क्या ये वही लोग हैं, और इनकी वीडियो एनालिसिस करना चाह रहे हैं और ऑडियो एनालिसिस करना चाह रहे हैं। तो एट दैट स्टेज हमने ये कहा कि जी हम इस बात का इतराफ़ करते हैं कि जो वीडियो में आपको 2 शख्सियात नज़र आ रहे हैं वो हमारे क्लाइंट्स हैं और ये जो आवाज़ आपको आ रही है ये भी इनकी है। सो अनफॉर्चुनेटली जी आई जस्ट थिंक कि हम आजकल रियलाइज़ नहीं कर रहे दैट कानून को इस तरीके से मक्स किया जा रहा है और इन शिक की जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जिन कोर्ट्स को तवज्जो देनी चाहिए कि टेररिज्म हमारे अरूज के ऊपर है और उन लोगों को प्रोसिक्यूट करें और उनको सजाएं दें, उनके पास जब इस तरह के मुकदमात जाते हैं कि 2 वकील को हटाया, उसको बैरियर हटाया तो एंटी टेररिज्म की दफ़ात आ जाए, लग जाए उनके ऊपर, तो प्रोपोर्शनैलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है शिरीन मज़ारी साहिबा, ज़ाहिर है आप एक वालदा हैं मगर आप ह्यूमन राइट्स की एक मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, इंसानी हकूक़ की एक वफाकी वज़ीर रह चुकी हैं इमरान खान साहब की हुकूमत में। मुझे ये बताइए कि ये बार बार कहा जाता है आपकी बेटी के ऊपर और उनके शौहर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी उन्होंने कार सरकार में मुदाखलत की है, फिर क्यों आप कह रही हैं कि जी आपकी बेटी को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है? क्यों विक्टिमाइज़ करेगी सरकार?
देखें, बात बड़ी सिंपल है। एक ऑल्टरकेशन हुई पुलिस के साथ, लेकिन जो ये कह रहे हैं वायलेंस हुआ, जैसे कि आपको एहसन ने बताया, वो एक प्लेन क्लोथ वाले को हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि उसने बैरियर मेरी बेटी के ऊपर फेंक के मारा और उसको इंजर किया, और मेडिकल रिपोर्ट क्लियरली कहती है कि इंजरी ड्यू टू असॉल्ट। तो क्या कहते, विक्टिमाइज दहशतगर्दी किधर से होगी? प्रॉब्लम ये है कि हर बंदे पे, मेरे पे 14 दहशतगर्दी के केस बने हुए हैं। मुझे नहीं समझ आती क्यों, कौन सी दहशतगर्दी की? जो असल दहशतगर्द हैं उनको आप पकड़ नहीं पा रहे। दहशतगर्दी की अदालतों में सिवाय सियासी लोग या जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं या ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, इनको आप पेश करते हैं। मजाले जो आपको दहशतगर्द नजर आए कोर्ट्स में। तो इस मैं ये नहीं, अगर उन्होंने कोई कानून तोड़ा है आप उस कानून के हवाले से जाएं। दहशतगर्दी का बीच में क्यों लगा रहे हैं? फिर आपने उनको बंद करके थाने में 3 दिन रिमांड, ना फैमिली को इजाजत है मिलने की, ना लॉयर्स को इजाजत है मिलने की। और आपने, अगर आपका कोई नियत खराब नहीं थी, तो मैलाफाइडी इंटेंट नहीं थी, तो आपने जब आप किसी को अरेस्ट करते हो आप FIR देते हो ताकि वो अपनी वुकला को दे और शेयर करे। आपने FIR आज कोर्ट में पेश की, उससे पहले नहीं दी। कल हम मांगते रह गए, नहीं दी, हमारे वुकला मांगते रह गए, और प्रोसिक्यूटर को भी आज ही गालबन कोर्ट में मिली है वो FIR। तो क्या जाहिर है कोई गलत काम FIR में हुआ है, गलत क्लॉजेस लगे जो ये छुपाना चाह रहे थे कि पहले से एक्सपोज ना हो जाए, लेकिन एक्सपोज तो हो गए। दहशतगर्दी के कानून को ये तबाह कर रहे हैं क्योंकि इसको ट्रिवियलाइज कर दिया, इसका मजाक बना लिया। और आपकी बेटी जो थी वो उस वक्त कोर्ट जा रही थी, अदालत जा रही थी, किन के केसेस करने जा रही थी और क्यों बार बार? उनके प्रो बोनो केसेस थे। कुछ बलोच स्टूडेंट्स के थे, कुछ ये मेंगल साहब के जो लोग पकड़े थे उनके केसेस थे। ये प्रो बोनो केसेस थे। और आपको पता है खास तौर पे ऐसे केसेस में अगर वुकला टाइम से ना पहुंचे तो जज खारिज कर देता है। तो इस वास्ते एजेंसी एक होती है। और आपको पता है इस सड़क पे सारी अदालतें, कचहरी भी इधर है, फैमिली कोर्ट्स भी है ऑफ दिस रोड, और क्या कहते ये एंटी टेरर कोर्ट वगैरह सारे इसी ऑफ दिस रोड है। तो आप जाहिर है एजेंसी, एम्बुलेंसेस कई दफा अटक जाती हैं, मरीज मर जाते हैं। आप इस वक्त सड़कें क्यों, सबको गुस्सा चढ़ा हुआ है, तो आप बंद क्यों करते हैं? हम ये नहीं कह रहे क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी ना दें, सिक्योरिटी दें, बट पूरा लाइफ शुड नॉट कम टू अ स्टैंडस्टिल कि कोई और काम ना हो, लोग अस्पताल ना जा सके, लोग अदालतों में ना जा सके। ये किस तरीके का मगर लोग ये पूछेंगे, क्योंकि एक वीडियो भी रिलीज हुई जो वायरल होगी सोशल मीडिया के ऊपर, लोग ये पूछेंगे कि फिर भी आप पुलिस को जो है आप उनके काम में मुदाखलत नहीं कर सकते, ये किसी शहरी का हक नहीं है। आप पुलिस से बातचीत कर सकते हो कि हमें जाने दो, और अगर इसमें वायलेंस अगर हुआ है तो वो किसने किया है? वो जो ये शख्स था जिसने यूनिफॉर्म में भी नहीं था, जिसने मेरी बेटी को पूरा वो स्टील का बैरियर उसके बजाय बंद करने के वापस सड़क को उसके ऊपर मारा जो दूसरी साइड पे खड़ी थी कि उसको जान के टारगेट हो। और अगर आप वो वीडियो देखें उसमें पुलिस वाला मना कर रहा है कि ये मत करो। तो ये जो शख्स है एहसन, आपको पता है कि ये कौन है? क्या अदालत में इसके ऊपर कोई बात हुई कि ये कौन था? ये शख्स किसको पकड़ के? अभी तक नहीं बताया गया कि ये शख्स कौन है, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन थी वो जिक्र करी थी गालिबन ये ट्रैफिक पुलिस का एहलकार है। अगेन एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दें, ही वाज नॉट वेयरिंग यूनिफॉर्म। और जहाँ तक आपने पूछा कि ईमान कहाँ जा रही थी, BNP के कुछ सेनेटर्स को उठाया गया था और वही इन्हीं जज साहब के पास एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर बेल लगी हुई थी जिसको आर्ग्यू करने जा रही थी। तो वो जो लड़के या जिस तरीके से भी आगे कोर्ट में पहुंची वो इन्हीं जज साहब की कोर्ट में पहुंची, और आज हमने ये बात उनको बताई भी और उन्होंने उनको इस बात। आपको क्या लगता है कि ये मेंटेनेबल भी होगी जो उनके ऊपर दफात लगाई गई हैं 780 की? आप तो बहुत सारे केसेस करते हैं। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट मेंटेनेबल। हमें पता है ये क्या हो रहा है। देखिए, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर, ईमान मज़ारी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है उन तमाम अनासर को जिसको स्टेट समझती है कि ये मुल्क दुश्मन है।
मारिंग बलोच की वो लॉयर हैं, बहुत सारे और पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल वर्कर्स जिनको, और मिसिंग पर्सन स्पेशली लापता अफराद की केसेस करती है। तो स्टेट ऑलवेज हैज़ अ स्कोर टू सेटल, और वो स्कोर सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इट्स वेरी क्लियर, हमें इस पर कोई अभाम या कोई वो नहीं है। एंड मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊँ, देखें डॉक्टर शीनी मज़ारी इज़ अ मदर एंड ऑब्वियसली शी हैज़ हर ओन इमोशंस। एज फार एज ईमान इज कंसर्न, वो ही इज इन हाई स्पिरिट्स, हम विल फाइट दिस फाइट, एंड ऐसी कोई बात नहीं है खुदा ना खास्ता कोई, बट अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग इज द मिसयूज ऑफ टेरर लॉज and there should be at least fair trial. We have to agree to that. Thank you very much, Ehsan. बहुत शुक्रिया शीरीन मज़ारी साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, एक अहम खबर मैं आपको देती चली जाऊं कि आज होने वाले सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप के मियाँ रऊफ़ अता जो हैं वो सदर मुंतखब हो गए हैं। मियाँ रऊफ़ ने हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ को तकरीबन 200 वोटों के फ़र्क से शिकस्त दी है। आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने आसमा जहांगीर ग्रुप को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ग्रुप ने हमेशा असूलों की सियासत की और आइन और कानून की बालादस्ती के असूलों पर कायम रहे। आज की बड़ी खबर ये है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आसमा जहांगीर ग्रुप। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर फेयर ट्रायल जो है उसकी बात होगी, ना कि विक्टिमाइजेशन की बात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।